अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से। और इससे पहले हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम फेडरल बोर्ड की इंटरमीडिएट की जो पाकिस्तान स्टडी की बुक है उसको कवर करेंगे। और इसके अलावा ये जो सारी वीडियोज़ हैं वो पाकिस्तान स्टडी के स्टूडेंट्स के लिए CSS PMS या PCS वालों के लिए भी हेल्पफुल हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। अगर आप वो देखेंगे तो ये वीडियो आपको बेहतर से समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अलीगढ़ मूवमेंट। सबसे पहले अलीगढ़ मूवमेंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि उस वक्त हालात क्या थे, क्या कंडीशंस थी। तो ये जो पाकिस्तान स्टडी है, जैसे कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सब कॉन्टिनेंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 के इंडिपेंडेंस से पहले सब कॉन्टिनेंट कहलाते थे। तो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1206 में मुस्लिम रूल कायम हुआ था, यानी मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई थी। और वो 1857 तक वो मुस्लिम रूल चला था। अब 1857 में ऐसा क्या हुआ था? 1857 में एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। ये वॉर, एक साइड से हिंदू और मुसलमान थे और दूसरी साइड से ब्रिटिश अंग्रेज़ थे, और उनके दरमियान ये वॉर हुई थी। और उस वॉर के बाद मुसलमानों का जो रूल था वो बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गया था। इससे पहले भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन जो बिल्कुल ऑफिशियल एंड थी मुस्लिम रूल की सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो हुई थी 1857 के अंदर। और उसके बाद 1857 की वॉर के बाद जब हिंदू और मुसलमानों ने वो वॉर लूज़ की, तो उसके बाद ब्रिटिश रूल कायम हो गया सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया के अंदर। और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी कारोबार के लिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई थी, लेकिन उन्होंने ये वॉर जीत के और उसके अलावा उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी हुकूमत कायम की। तो उससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो पहले ही जैसे मैंने बताया कि 1206 से 1857 तक, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हुक्मरान मुसलमान थे, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर हिंदूज़ भी मुसलमानों के साथ-साथ शामिल थे, उन्होंने भी ये वॉर लड़ी थी। लेकिन क्योंकि मुसलमान हुक्मरान थे, तो अंग्रेज़ों ने ये समझा कि इस वॉर की जो मेन वजह है वो हैं मुस्लिम्स। तो इसकी वजह से अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान एक दुश्मनी कायम हो गई, और अंग्रेज़ ये समझने के लगे कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? वो प्रॉब्लम्स ये थी कि उनको जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो उन्होंने लूज़ कर दी थी, उनका रूल ख़त्म हो गया था, और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वो वीक हो गए थे, एजुकेशन में वो पीछे थे। उन्होंने ये वॉर इस वजह से हारी थी क्योंकि मुसलमानों की जब हुकूमत थी तो उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। मतलब उनका ये डिके था, ये एक डिक्लाइन था उनका, जिसकी वजह से जब अंग्रेज़ों ने ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद यही समझा कि ये जो वॉर लगी थी इसकी वजह मुसलमान ही हैं, और क्योंकि मुसलमानों से उन्होंने ये हुकूमत हासिल की थी, तो मुसलमानों के साथ उनकी सख्त दुश्मनी हो गई। और मुसलमान भी उन हालात हालात के मुताबिक अपने आप को तब्दील करने के बजाय वो बात तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने जो अपना गोल्डन पीरियड था, जो मुस्लिम रूल था इंडिया के अंदर, वो खो दिया है। तो उसके बाद क्या होता है अलीगढ़ मूवमेंट में? तो अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट की थी। तो उससे पहले, उसको डिस्कस करने से पहले हम सर सैयद अहमद खान का थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। उनके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। तो जैसे कि सर सैयद अहमद खान अक्टूबर 17 1870 को दिल्ली में पैदा हुए, और इनकी जो फैमिली थी वो मुग़ल रूलर्स जो थे उनके करीब करीब थे, और उनकी जो कोर्ट्स होती थी, उनकी दरबारें होती थी, उनके भी इनके जो सर सैयद अहमद खान के दादा थे, वो भी उन दरबार में काम करते थे, और मतलब कि मुग़ल हुकूमत में जो करीबी लोगों में उनका शुमार होता था। सर सैयद अहमद खान ने अपनी एजुकेशन, जो बुनियादी तालीम थी, वो हासिल की। उन्होंने हिकमत में भी तालीम हासिल की, और इस्लामी तालीम भी हासिल की उन्होंने। और उनके बाद जो उनकी तरबियत थी, उसमें उनकी मदर अज़ीमुन्निसा बेगम, उनका बहुत बड़ा किरदार था। एक बात बहुत मशहूर है कि एक दफ़ा सर सैयद अहमद खान ने किसी सर्वेंट को थप्पड़ मार दिया। तो जब उनकी माँ को पता चला तो उनकी माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया, और उन्हें कहा कि जब तक आप उस सर्वेंट से माफ़ी नहीं माँगेंगे तब तक आप घर में नहीं आएँगे। तो मतलब उनकी तरबियत बहुत ही आला तरीके से हुई थी। लेकिन 1838 में जब उनके फ़ादर की डेथ हो गई, तो उनको जॉब के लिए जॉब ढूँढनी पड़ी बहुत जल्दी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। और उन्होंने, एक उनकी आंटी थी, तो उनके हस्बैंड के यहाँ कोर्ट में काम सीखा, और 1839 में वो सरिश्तेदार के ओहदे पर फ़ाइज़ हो गए। और उसके बाद नायब नायब मुंशी हो गए, उनका प्रमोशन हो गया, जिसको डिप्टी रीडर भी कहा जाता है। और ऐसे ही चलते-चलते 1841 में वो सब जज बन गए, और 1867 में उन्होंने लोअर कोर्ट के जज के ओहदे पर फ़ाइज़ हो गए वो। उसके अलावा उनका एक बेटा था जिसका नाम था सैयद महमूद, और उस सैयद महमूद को 1869 के अंदर
ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान भी ब्रिटेन गए, इंग्लैंड गए, और 17 मंथ्स, ऑलमोस्ट 17 मंथ्स वो वहाँ पर थे ब्रिटेन में। और उन 17 मंथ्स के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों अंग्रेज़ों की हुकूमत, अंग्रेज़ों की सोसाइटी और ख़ास करके ब्रिटिश एजुकेशन का जो मयार था उसको जांचा, और उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। और 1876 में सर सैयद अहमद ख़ान की रिटायरमेंट हो गई, और रिटायरमेंट के बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी? जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल असेंबली सेनेट हैं जो रूल्स वगैरह लॉज वगैरह बनाती हैं पाकिस्तान के, इसी तरह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया के उस वक्त के रूल्स और लॉज बनाने के लिए कायम की गई थी कि जो भी नए कवानीन होंगे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी। तो सर सैयद अहमद खान उसके मेंबर बन गए थे। और उन्होंने जब वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने तो हिंदुस्तानियों यानी जो इंडियंस थे उनके लिए बहुत अच्छे काम किए। ये जो स्मॉल पॉक्स है, इसके लिए इसकी वैक्सीनेशन का बिल भी सर सैयद अहमद खान ने पास करवाया था। और उसके अलावा भी एक बिल के लिए सर सैयद अहमद खान ने एफर्ट डाली थी, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सर सैयद अहमद खान ने सर अंजाम दी। उसके अलावा सर सैयद अहमद खान रोट ऑलमोस्ट 42 बुक्स, ऑलमोस्ट 42 बुक्स लिखी उन्होंने। और ये 42 बुक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स भी थी, जिसमें द कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 बहुत ज़्यादा मशहूर, और उसके अलावा खुतबात अहमदिया एक बहुत मशहूर बुक है, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन बाद में सैयद अहमद ख़ान ने जैसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया था, तो वो फ़ंड से पैसे जमा होते थे, जो फ़ंड्स के ज़रिए पैसे जमा करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उस फ़ंड से तकरीबन 1,17,000 जो हैं वो चोरी हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सर अहमद ख़ान उसकी वजह से परेशान हो गए, क्योंकि कॉलेज ऑलमोस्ट बंद होने के करीब था। और दूसरी बात, उनका जो बेटा था महमूद, उनको ड्रिंकिंग की आदत थी, यानी वो शराब पीते थे। तो जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान परेशान रहते थे, और मार्च 27 1898 को उनका इंतकाल हो गया। अब हम देखते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट है क्या। तो सर सैयद अहमद खान कंसिलिएटरी एफर्ट्स टेकन कलेक्टिवली, जो भी सर सैयद अहमद खान ने काम किए उनको अगर हम कलेक्टिवली डिस्कस करें तो उन सबको नाम दिया जाता है अलीगढ़ मूवमेंट का। यानी सर सैयद अहमद खान की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दिया जाता है। अब अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मकासद क्या थे, किस वजह से अलीगढ़ मूवमेंट इतनी मशहूर है, और उसका क्या किरदार था, और उसके ख़ास मकासद क्या थे, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मकसद ये था टू ब्रिंग अबाउट कंसीलिएशन अमंग द मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसकी वजह से मुसलमान और अंग्रेज़ों के दरमियान एक दुश्मनी का माहौल पैदा हो गया था। तो अलीगढ़ मूवमेंट और सर सैयद अहमद खान का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान अच्छे रिश्ते को कायम किया जाए, और उनकी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स, मुसलमानों को तालीम दी जाए, और ख़ास करके इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मुसलमानों ने हुकूमत अपनी गवाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मुसलमान अंग्रेज़ी सीखने को पसंद नहीं करते थे, और काफ़ी उलमा ने तो ये भी फतवा दे दिया था कि अंग्रेज़ी अगर आप सीखेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी एफ़र्ट्स डाली, उन्होंने ये समझा कि जब तक मुसलमान तालीम नहीं हासिल करेंगे, और ख़ास करके अगर वो इंग्लिश तालीम, अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम हासिल नहीं करेंगे, और वो ब्रिटिश कल्चर और उनके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा मकसद, थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक द मुस्लिम्स लॉयल सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ वफादार बनाना है। अगर आप मुसलमान आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, और इस ये जो गुलामी वाली ज़िंदगी है इससे निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उन लोगों को अपने दिलों से अंग्रेज़ों के लिए नफ़रत को ख़त्म करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और चौथा ऑब्जेक्टिव जो था, टू डेवलप फ्रेंडली एंड गुड नेबरली रिलेशंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड अदर नेशंस। और सर सैयद अहमद खान का ये मकसद भी था कि जो मुसलमान और इंडिया के अंदर जितनी दूसरी जो कौमें हैं उनके दरमियान एक अच्छे रिश्ते को कायम किया जाए। बाद में ये चल के थोड़ा चेंज हो गया था, लेकिन शुरू में ये मकसद था कि मुसलमान और दूसरी जितनी कौमें हैं उनके दरमियान अच्छा रिश्ता हो, ख़ास करके हिंदू हिंदू जो कौम है उसके साथ मुसलमानों का काफ़ी अच्छा रिश्ता हो। तो अब सर सैयद अहमद खान की एफर्ट्स को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान एक दुश्मनी का माहौल पैदा हो गया। और क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत में आए थे, मुसलमानों ने अपनी हुकूमत गंवाई थी, तो उसके बाद
अंग्रेज़ों के आगे बात करना भी मुश्किल था। और लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिश की, और उस वक़्त के दौरान जब इस तरह का माहौल हो, उस वक़्त के दौरान भी सर सैयद अहमद ख़ान ने ये टास्क लिया, और उन्होंने ब्रिटिश और मुसलमानों के दरमियान जो एक ख़राब रिश्ता था, जो एक दुश्मनी वाला माहौल था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और उसके लिए उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि इस बात को अंग्रेज़ों को समझाना चाहिए कि जो 1857 में वॉर हुई थी, उसकी ख़ास वजह क्या थी। तो उन्होंने एक बुक लिखी, असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद के नाम से उन्होंने बुक लिखी, और इस बुक लिखने का वजह वजह ये थी कि अंग्रेज़ों को ये समझाया जाए कि 1857 में जो वॉर हुई थी, उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे वजह क्या है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले मुसलमान इस जंग को जो नाम देते थे, वो देते थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इसको रिवोल्ट का नाम दिया। और उन्होंने इस बुक के अंदर 1859 में उन्होंने ये बुक लिखी, और इसकी तकरीबन 100 कॉपीज़ बनवाई, और उसमें से 2 कॉपीज़ जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, यानी जो ब्रिटिश कानूनदान थे उस वक़्त, जो पार्लियामेंट का हिस्सा थे, उनको ये 2 कॉपीज़ भी भिजवाईं। तो उसमें उन्होंने बताया कि क्या-क्या वजह थी, और क्या-क्या अनवाइज़ पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से मुसलमानों और दूसरे इंडियंस जो थे, जिनमें हिंदू भी शामिल थे, उनकी दिल आज़ारी हुई, और उन्होंने ये जंग लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, वो ऐसी थी जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों के अंदर नफ़रत पैदा हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो थे, जो मज़हब था मुसलमानों और हिंदुओं का, उनकी उनकी दिल को तकलीफ़ पहुँची, जो मज़हबी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो भी एक वजह थी। और उन्होंने तीसरी वजह ये बताई थी कि जो अंग्रेज़ हुकूमत करते थे, उस हुकूमत में इंडियन कोई भी शामिल नहीं था, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, तो ये समझा जाता था कि जो अंग्रेज़ हैं, वो हमें लूटने आए हैं, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बुक लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने, द कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जिसका नाम असबाब बगावत हिंद भी है। और इसमें इन्होंने वजूहात बताई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, कि क्या-क्या वजह थी, जिसकी वजह से ये वॉर लड़ी थी मुसलमान और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उन्होंने ये भी बताया कि इस जंग में पहले तो ये जंग नहीं थी, उनका ये कहना है कि ये जंग नहीं थी, ये बस 2-3 या चंद लोग थे जिनकी वजह से, जिन्होंने ये नफ़रत को फैलाया। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ना सिर्फ मुसलमान शामिल थे, बल्कि हिंदुओं का भी इसमें हाथ था, और मुसलमानों को इसकी वजह से इसका निशाना ना बनाया जाए, और सिर्फ उनको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह ना समझा जाए। दूसरा, द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान एक दुश्मनी का माहौल पैदा हो गया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने 1860 के अंदर एक मैगज़ीन जिसका नाम था द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान के वफ़ादार मुसलमान। और उन्होंने उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि 1857 में जो वॉर हुई थी, उसमें काफ़ी सारे मुसलमानों ने किस तरह अंग्रेज़ों की जान बचाई, और उन्हें अपने घर में हिफाज़त दी, महफूज़ किया। और वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते थे कि किस तरह वफ़ादारी से मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और उनकी जानें बचाई। और इसका मेन मकसद यही था कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान जो दुश्मनी है, जो नफ़रत है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको ख़त्म किया जाए। उसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने स्कूल कायम किए। पहला स्कूल 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में कायम किया, और 1862 में उन्होंने गाज़ीपुर में कायम किया। ये स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान ने 1869 में अपने बेटे के साथ स्कॉलरशिप जो उनके बेटों को मिली थी, और वो यूके गए थे, उससे पहले ये स्कूल्स कायम किए। और उसके अलावा उन्होंने जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी भी कायम की 1863 के अंदर। और इस साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद ये था कि जो अलग-अलग लैंग्वेजेस के अंदर, पर्शियन या उर्दू लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो साइंटिफिक साइंस के बुक्स हैं, या फिर वो बुक्स जिसमें जो तारीखी बुक्स हैं, जिसमें कौमों के डाउनफॉल, जिसमें कौमों के तरक्की के असबाब बताए गए हैं, उन बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए। तो इस वजह से उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी 1863 के अंदर। और उसमें जो दूसरी ज़बानों के अंदर बुक्स थे, उनको ट्रांसलेट किया गया उर्दू के अंदर, ताकि मुसलमान या जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसका मकसद ये था कि ये मुमकिन नहीं था, सर सैयद अहमद ख़ान ये समझते थे कि ये मुमकिन नहीं था कि मुसलमान जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो जैसे सर सैयद अहमद ख़ान अपने बेटे के साथ 1869 में यूके गए थे फॉर 17 मंथ्स, तो उन्होंने जो है वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, उनकी वे ऑफ लाइफ, और उसको जांचा, उसको देखा, और उससे काफ़ी मुतासिर हुए थे। तो उन्होंने जब वो वापस आए वहाँ से, और ख़ास करके कैम्ब्रिज के जो एजुकेशन सिस्टम थे, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। तो जब वो वहाँ से वापस आए, तो उन्होंने एक जो है कमेटी कायम की,
जिसका नाम था ख्वास्तगाराने तरक्की तैलीम मुसलमान हिंद। और इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों के तर्ज के ऊपर जो है वो तैलीमी इदारे कायम किए जाएँ, ताकि वो भी उसी तरह आला तालीम हासिल कर सकें। उसके लिए उन्होंने पहले तो एक ऐसे कॉम्पिटिशन रखा था, जिसमें उन्होंने ये वजह जाँचने की कोशिश की थी कि मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ी तालीम क्यों नहीं हासिल कर पाते। तो ऐसे कॉम्पिटिशन से ये ज़ाहिर हुआ था, ये साबित हुआ था कि जो मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम हासिल इस वजह से नहीं करते क्योंकि मज़हबी तालीम उनको वहाँ पर नहीं मिलती। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटिश अंग्रेज़ी तर्ज़ अ, अंग्रेज़ों की तर्ज़ के ऊपर तालीमी इदारे कायम किए। उन्होंने उन्होंने ये भी कोशिश की थी उनमें रिलीजियस एजुकेशन भी फ़राहम की जाए। तो ये जो ख्वास्तगाराने तरक्की तालीम मुसलमान हिंद जो थी, ये कमेटी कायम की गई थी सर सैयद अहमद ख़ान की जानिब से, जब वो यूके से वापस आए। और उसके बाद इस कमेटी ने जो है मिलकर एमएओ स्कूल कायम किया 1875 के अंदर, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ में कायम किया। और इसी वजह से इस मूवमेंट को अलीगढ़ मूवमेंट भी कहा जाता है। जितनी भी सर सैयद अहमद खान की सर्विसेज हैं, उनको अलीगढ़ मूवमेंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में कायम किया गया था, वो अलीगढ़ में कायम किया गया था। उसके बाद वो जो स्कूल है उसको अपग्रेड किया गया 1877 में, कॉलेज बन गया था। और 1920s में, हालांकि सर सैयद अहमद खान नहीं थे, लेकिन बाद में ये स्कूल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बन गया, जो आज तक एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। उसके अलावा मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सर सैयद अहमद खान ने कायम की। इस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम करने की दो वजूहात हैं। पहली वजह ये, टू मोटिवेट द मुस्लिम्स फॉर एक्वायरिंग मॉडर्न नॉलेज, सर सैयद एस्टेब्लिश्ड मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1886। पहली वजह ये थी कि वो मुसलमानों को इस बारे में मालूमात फराहम करना चाहते थे, उनको मोटिवेट करना चाहते थे कि उनको तालीम क्यों हासिल करनी चाहिए। दूसरी वजह ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सियासी जमात बनाई थी अंग्रेज़ों ने, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को भी नुमाइंदगी दी थी। हिंदुस्तान के लोग भी, हिंदुस्तान के लीडर्स भी उसमें कुछ शामिल थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान ये समझते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्योंकि मुसलमान अभी तालीम याफ्ता नहीं, मुसलमान अभी कमज़ोर हैं और उनके ब्रिटिश के साथ भी अच्छे रवाबित कायम नहीं हैं, तो उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉइन नहीं करनी चाहिए। अगर वो जॉइन करेंगे तो वो अपनी अपनी बातों को भी सही तरीके से, अपनी जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनका भी सही से इज़हार नहीं कर पाएँगे। और ये भी हो सकता है कि वो जो उसके जॉइन करने की वजह से उनका अंग्रेज़ों के साथ जो पहले से ख़राब रिश्ता है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। और दूसरी वजह ये भी थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल इंग्लिश कॉन्फ्रेंस जो है वो कायम की। वजह ये थी कि वो मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रखना चाहते थे। और ये भी एक बात है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग्स होती थी, वो उसी उसी दिन हुआ करती थी जिस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स हुआ करती थी, ताकि मुसलमान जो हैं वो सियासत से दूर रह सकें। और आगे चल के सर सैयद अहमद खान का जो 1898 में इंतकाल हुआ, उसके बाद 1906 में इसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था, क्योंकि मुसलमानों ने 1906 में ये ज़रूरी समझा कि अब सही वक्त आ गया है कि मुसलमानों को जो है सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से 1906 में मुसलमानों ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के अंदर ही ढाका के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। उसके अलावा भी कुछ इफ़र्ट्स हैं सर सैयद अहमद ख़ान की। कौन सी इफ़र्ट्स हैं? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट एक वीकली मैगज़ीन हुआ करती थी, जो उन्होंने अ, जो वो इश्यू करते थे उसमें ख़ुद भी आर्टिकल्स लिखते थे। इस मैगज़ीन की ख़ासियत ये थी कि ये 2 लैंग्वेजेज़ के अंदर लिखी जाती थी, एक इंग्लिश और दूसरी उर्दू। इसकी वजह ये थी कि वो मुसलमानों को अंग्रेज़ों के तर्ज़ हुकूमत, अंग्रेज़ों की ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके, उनकी एजुकेशन सिस्टम के बारे में मालूमात देना चाहते थे। और इंग्लिश में ये इस वजह से हुआ करती थी ताकि जो अंग्रेज़ हैं वो मुसलमानों के एहसासात, वो मुसलमानों की ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके को भी बेहतर समझ सकें। तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट 1867 में ये भी इश्यू हुआ करती थी। उसके अलावा तहज़ीबुल अख़लाक़, एक तहज़ीबुल अख़लाक़ जो थे वो भी सर सैयद अहमद ख़ान एक मैगज़ीन लिखते थे। और इसकी वजह ये थी कि वो मुसलमानों के अख़लाक़ को बेहतर बनाना चाहते थे। और वो ये चाहते थे कि मुसलमान जो नफ़रत है उसको ख़त्म करें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एडॉप्ट करें। और उनमें ना सिर्फ़ नफ़रत
अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने, उसमें ड्रेसिंग के तरीके बताते थे कि आप अच्छी तरह से किस तरह से अच्छे इंसान बन सकते हैं, हसद को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, गिला को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको किस तरह नुकसान देती हैं। और ये इस वजह से तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद अहमद ख़ान ने जो थे वो लिखते थे, ताकि मुसलमान एक बेहतर कौम बन सके और उनके अंदर यूनिटी यूनिटी आ सके। तो इस तहज़ीबुल अखलाक का मकसद ये था कि मुसलमानों को आदाब सिखाए जाएँ। और ताबईन अल कलाम, ये जो एक बुक थी सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी, और इसका जो मेन रीज़न थी, इसमें कंपैरिज़न दिया गया था बाइबल के साथ। यानी जो एक सेम चीज़ें कुरान पाक और बाइबल के अंदर जो-जो सेम चीज़ें हैं, उनको हाइलाइट किया। और खुतबात अहमदिया एक बुक लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये उस जवाब में लिखी थी कि एक इंग्लिश राइटर थे विलियम मुइर, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत बातें अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में लिखी थी। तो उसके जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया एक किताब लिखी थी। सो और उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सर्विसेज़ थी, और उन्होंने टू नेशन थ्योरी का पायोनियर उनको कहा जाता है, फाउंडर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। पहले तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, वो हिंदू और मुस्लिम जो यूनिटी है, उसकी उसकी कोशिश में थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान और हिंदू हैं, वो यूनाइटेड रहें। लेकिन 1867 में हिंदूज ऑफ बनारस लॉन्च्ड अ मूवमेंट टू डिमांड द उर्दू शुड बी रिप्लेस्ड बाय हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। जब हिंदुओं ने ये डिमांड की, जो उर्दू है उसको ख़त्म किया जाए और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये समझा कि अब जो है ये मुश्किल है कि हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा रखा जाए, और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड रखी थी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? इसमें यह होता है कि जब इलेक्शन हो तो मुसलमान मुसलमानों को वोट दें, हिंदू हिंदुओं को वोट दें। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उसकी डिमांड रखी थी। तो पहले तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कहलाते थे, वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ हों। लेकिन जब ये 1867 में ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने ये समझा कि अब मुश्किल है कि हिंदू और मुसलमानों को यूनाइटेड रखा जाए। और एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उनकी काफ़ी सर्विसेज थी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करवाया था कि उसकी वैक्सीन लगवाई जा सके इंडियंस को। और दूसरा बिल वो पास करवाना चाहते थे, वो ये था कि जो अंग्रेज़ हैं, उनके केसेस हिंदुस्तान के जजेस भी सुन सके। ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके केसेस जो सिर्फ अंग्रेज़ सुने, ये नहीं। उन्होंने ये डिमांड रखी थी, उन्होंने ये लॉ पास करवाना चाहा कि जो अंग्रेज़ हैं, उनके जो केसेस हैं, वो हिंदुस्तान में जो इंडियन जजेस हैं, वो भी सुन सके। लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका था। उसके अलावा भी काफ़ी कोशिशें हैं जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उन्होंने सरअंजाम दी। So this was all about Aligarh movement and Sir Syed Ahmad Khan and his efforts. So I hope कि ये आपके लिए helpful होगी. So wish you all the very best. Thank you so much. Allah Hafiz.